नमस्कार, आप सभी लोग का पाटलिपुत्र जी के जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत अक्टूबर 2024 की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर 3 के अंतर्गत अक्टूबर 2024 की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 भूख के मामले में 127 देशों में भारत का 105वां स्थान है, जबकि 2023 में 125 देशों में भारत का 111वां स्थान था। भारत के पड़ोसी देशों में केवल पाकिस्तान 109वां स्थान, तथा अफगानिस्तान 116वां स्थान भारत से पीछे है, जबकि अन्य पड़ोसी देशों में श्रीलंका का 56वां, नेपाल का 68वां, म्यांमार का 74वां, बांग्लादेश का 84वां, भारत का 105वां, पाकिस्तान का 109वां तथा अफगानिस्तान का 116वां स्थान है। सबसे निचला और अंतिम स्थान सोमालिया का 127वां स्थान है। उससे ऊपर यमन का 126वां तथा चाड का 125वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 0 से 100 तक अंकों का मान होता है और इसमें 0 से 9.9 अंक तक वाले को में भूख की स्थिति लो, 10 से 19.9 अंक वाले देशों की स्थिति में मॉडरेट, 20 से 34.9 अंक वालों में सीरियस, 35 से 49.9 अंक वालों में अलार्मिंग, 50 से अधिक अंक वाले देशों में एक्सट्रीमली अलार्मिंग की स्थिति होती है। हंगर इंडेक्स मापन के लिए 4 पैरामीटर्स हैं, जिसमें
अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टेटिंग तथा चाइल्ड मोर्टेलिटी को शामिल किया जाता है। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में जिसमें भूख की स्थिति 127 देशों के लिए आकलित किया गया था, इसमें भारत का स्थान 105वां है। 2023 में 125 देशों में भारत का स्थान 111वां था। 24 में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति भारत से खराब है, अन्यथा उसके अन्य पड़ोसी देशों में श्रीलंका 56वां, नेपाल 68वां, म्यांमार 74वां, बांग्लादेश 84वां, जबकि भारत 105वां, पाकिस्तान 109वां और अफगानिस्तान का 116वां स्थान है। अंतिम स्थान सोमालिया का 127वां, यमन 126वां और चाड 125वां स्थान है। हंगर इंडेक्स 0 से 100 के बीच संख्या का मान है, जिसमें 0 से 9.99 के बीच स्थिति वाले देश को लो स्थिति जाता है और इसमें 51 देश शामिल हैं। 10 से 19.9 मॉडरेट और इसमें 37 देश को शामिल किया गया है। 20 से 34.9 वाले अंकों वाले देश सीरियस स्थिति में है और इसमें 36 देश शामिल किया गया है। भारत भी सीरियस स्थिति में है और इसका मान 27.3 अंक है। 35 से 49.9 के बीच अलार्मिंग स्थिति है और इसमें केवल 6 देश शामिल है, जबकि 50 से अधिक अंक वाले में एक भी देश शामिल नहीं है। हंगर इंडेक्स का मान 4 पैरामीटर्स पर आधारित है: अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टेटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हंगर इंडेक्स के बाद चर्चा करते हैं 2024-25 की द्वैमासिक मौद्रिक नीति के बारे में। 2024-25 की द्वैमासिक मौद्रिक नीति जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें बैंक दर 6.75%, रेपो दर 6.5%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, नगद आरक्षित अनुपात CRR 4.5%, सामूहिक तरलता अनुपात SLR 18%,
MSF दर 4.5%, SDF दर 6.25%। 2024-25 की द्वैमासिक मौद्रिक नीति जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें बैंक दर 6.7%। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। रेपो दर 6.50% है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लघुकालीन ऋण प्रदान करती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जब वाणिज्यिक बैंकों के पास अतिरिक्त जमा जब हो जाता है तो वह अपने अतिरिक्त जमाओं को आरबीआई के पास जमा करते हैं और आरबीआई उस अतिरिक्त जमा पर जिस दर से ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, जिसकी मात्रा 3.35% है। नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRRA कैश रिजर्व रेशियो का दर 4.5% है और नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR वह दर है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास एक निश्चित रकम जमा करते हैं। सामयिक तरलता अनुपात अर्थात SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब वाणिज्यिक बैंक अपने पास एक निश्चित राशि जमा रखती है और पूर्व में इसकी मात्रा 25% से लेकर के 40% तक था, लेकिन वर्तमान समय में लोअर लिमिट को समाप्त कर दिया गया है। MSF दर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक SLR के बदले आरबीआई से अल्पकालीन जरूरतों के लिए ऋण लेती है। SDF जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए लघुकालीन जमाओं पर ब्याज दर SDF दर है और यह हमेशा रेपो दर से 0.25% कम रहता है। मौद्रिक नीति के बाद ही मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया गया है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं और 6 सदस्यों में 3 सदस्य आरबीआई से और 3 सदस्य सरकार की ओर से होते हैं, जिसमें पहला अध्यक्ष शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, 2 माइकल देव पात्रा, 3 राजीव रंजन, 4 राम सिंह, 5
नागेश कुमार और 6 सौगात भट्टाचार्य। मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन अक्टूबर 2024 में किया गया है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य आरबीआई के और 3 सदस्य सरकार के होते हैं। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष शक्तिकांत दास थे। माइकल देवपात्रा आरबीआई के उप गवर्नर है। राजीव रंजन आरबीआई से संबंधित है। और 3 सदस्य सरकार की ओर से राम सिंह, नागेश कुमार और सौगात भट्टाचार्य हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मौद्रिक नीति एवं मौद्रिक नीति समिति के पुनर्गठन के बाद युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण हेतु पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में चर्चा करेंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को लागू की गई और इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण हेतु नियोक्त कंपनी में चयनित युवाओं को ज्वाइन करने पर एक मुश्त 6,000 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही 5,000 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक के लिए दिए जाएंगे, जिसमें 4,500 रुपये सरकार के द्वारा तथा 500 रुपये कंपनी के द्वारा प्रति माह दिए जाएंगे। इसके तहत चयनित युवाओं को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना एवं पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए पात्र 21 से 25 आयु वर्ग के युवा होंगे जो किसी भी शिक्षण संस्थान या कहीं भी नौकरी नहीं कर रहा हो और जिनके माता पिता की 2022-23 में वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो। ब्रिटेन कोयला से संचालित होने वाला
अपना अंतिम संयंत्र सितंबर 2024 में बंद किया। रेडक्लिफ ऑनशोर नाम से इस अंतिम कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना 1967 में की गई थी और इसके साथ ही ब्रिटेन G7 के देशों में कोयला के बिना विद्युत उत्पादन करने वाला पहला देश हो गया है। यद्यपि इससे पूर्व EU के देश स्वीडन एवं बेल्जियम ने इस दिशा में कार्य किया है। विश्व का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र 1882 में लंदन में थॉमस एडिसन के द्वारा स्थापित किया गया। बीस तक ब्रिटेन अपनी ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत से पूरा करेगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ किया गया और यह योजना युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए रोजगार प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें नियोक्ता कंपनी में चयनित युवाओं को ज्वाइन करने पर एक मुश्त 6,000 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही 5,000 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक के लिए दिए जाएंगे, जिसमें 4500 रुपया सरकार के द्वारा और 500 रुपया नियोक्ता कंपनी के द्वारा दी जाएगी। और इस योजना के तहत पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ चयनित युवाओं को मिलेगा। इसमें पात्र 21 से 25 आयु वर्ग के युवा होंगे जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2022-23 में 8 लाख रुपये से अधिक न हो। ब्रिटेन कोयला से संचालित होने वाला अपना अंतिम संयंत्र सितंबर 2024 में बंद किया। रेडक्लिफ ऑनशोर नाम से यह संयंत्र 1967 में प्रारंभ हुआ था और इसी के साथ G7 के देशों में कोयला के बिना विद्युत उत्पन्न करने वाला ब्रिटेन पहला देश बना। यद्यपि इस दिशा में पहला EU के देश स्वीडन और बेल्जियम कार्य कर चुके थे। विश्व का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र 1882 में लंदन में थॉमस एडिसन के द्वारा स्थापित किया गया था और ब्रिटेन का उद्देश्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से विद्युत की प्राप्ति करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फसल वर्ष 2024-25 एवं विपणन वर्ष 2025-26 में रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में चर्चा करते हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का 1980, चना का 5650, मसूर का 6700, रेपसीड व सरसों का 5950, जिसमें सर्वाधिक 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। कुसुम का 5940 रुपये प्रति क्विंटल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा पर 2018-19 के बजट से प्रारंभ की गई है और इसमें एमएसपी का निर्धारण उत्पादन मूल्य के 1.5 गुना अर्थात 50% लाभ लेकर किया गया है। आगे 2024-25 की पहली छमाही में जो अप्रैल 24 से सितंबर 24 के बीच में आयात निर्यात को दर्शाया गया है, जिसमें वस्तुगत व्यापार अरब डॉलर में, निर्यात 213.22 अरब डॉलर, आयात 350.66 अरब डॉलर और व्यापार शेष 137.44 अरब डॉलर के रहे हैं। जबकि सेवाओं का व्यापार निर्यात 180 अरब डॉलर, आयात 97.39 अरब डॉलर और व्यापार शेष 82.61 अरब डॉलर रहे हैं। वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार निर्यात 393.22 अरब डॉलर, आयात 448.05 अरब डॉलर और व्यापार शेष -54.83 अरब डॉलर रहे और ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती हैं। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।